देखो साइंस का सेट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और सारी काम की बातें होंगी साइंस से रिलेटेड। तो जिस भी एग्जाम में जनरल साइंस पूछी जाती है उसके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। तो एनसीईआरटी को बेस रखा जाएगा। तो देखो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। देखो पहला क्वेश्चन है इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा, इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है। एक आपने सुना होगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक। एक आपने सुना होगा इंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज और एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट क्या होती हैं? ये वन्य जीव इनका खत्म हो चुका होता है। वन्य जीवन खत्म, ये आपको जू में दिखाई देंगी, कहीं चिड़ियाघर, ठीक, वहां दिखाई देंगी। अब देखो क्रिटिकली इंडेंजर्ड बहुत ज्यादा विलुप्त होने की कगार पे है, ठीक। और जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं ये भी संकट में है, इन पे भी ध्यान रखा जाएगा, नहीं तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाएंगी। और वल्नरेबल स्पीसीज ये भी संकट में है, अगर इन पे ध्यान नहीं रखा तो ये इंडेंजर्ड की स्पीसीज में आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये जो लिस्ट है इसको पब्लिश करती है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में ये सब पब्लिश होता है। और रेड डाटा बुक जो पब्लिश करती है वो करती है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे देखो लायन टेल्ड मकैक है, ये हमने पढ़ा था। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का क्या है, वहां पे एक एनिमल है और ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में बना था, देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। तो लायन टेल्ड मकेक जो है वो है इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक है पिंक हेडेड डक। पिंक हेडेड डक ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये वन्य जीवन में नहीं मिलता है। तो बी का हो गया 4। वल्नरेबल स्पीसीज क्या होती है? वल्नरेबल स्पीसीज में आप रख सकते हो ब्लू सीप को, ठीक। और रेयर स्पीसीज जैसे डेजर्ट सीप है, अभी इंडिया में क्या है, इंडिया में रेयरली दिखाई देती है, तो ये रेयर स्पीसीज हो गई। यहाँ पे जो हॉर्नबिल है ये तो वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है, लेकिन इसके साथ जो डेजर्ट सीप है ऑप्शन के हिसाब से ये रेयर स्पीसीज में आएगा, क्योंकि डेजर्ट सीप जो है ये इंडिया में रेयरली पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? देखो पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, ठीक। वल्नरेबल स्पीसीज बी का दूसरा और सी का है पहला और डी का है चौथा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ मैंने कुछ स्पीसीज हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो उस लिस्ट को देखते हैं हम। ये देखो यहाँ पे है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, इसको ध्यान रखना, ये सब इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो जो कश्मीरी स्टैग है हंगुल, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की स्पीसीज में है, ठीक। अब जो घड़ियाल है, घड़ियाल भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। गोल्डन लंगूर इंडेंजर्ड, लायन टेल्ड मकेक ये इंडेंजर्ड। नीलगिरी तहर तमिलनाडु और केरला में, मतलब मेनली वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, ये भी इंडेंजर्ड है। पेंगुलिन ये भी इंडेंजर्ड है। इंडस रिवर डॉल्फिन ये भी इंपोर्टेंट है, इंडेंजर्ड। ग्रेट हॉर्नबिल वल्नरेबल। ऑलिव रिडली टर्टल ये भी वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है। स्नो लेपर्ड ये वल्नरेबल की कैटेगरी में। ब्लू सीप वल्नरेबल की कैटेगरी में। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ये भी वल्नरेबल। ये इंडेंजर्ड जो है ये तो इंपोर्टेंट है, बंगाल टाइगर हो गया, एशियाटिक लायन हो गया, इंडियन एलिफेंट और रेड पांडा, ठीक। तो इनका ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे देखो डोडो और पिंक हेडेड डक, ये क्या है, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट मतलब वन्य जीवन इनका समाप्त हो चुका है, ये आपको मतलब जू में दिख सकती है, चिड़ियाघर में, ठीक। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा अगला क्वेश्चन कहता है इन इंडिया द प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में, बिल्कुल सही है। द थीम फॉर नेशनल बायोडाइवर्सिटी इन 2025 इज हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नेचर के बीच में सामंजस्य कैसे बैठाया जाए, इसके लिए ये थीम थी। जो बायोडाइवर्सिटी डे है, बायोडाइवर्सिटी डे, ये बायोडाइवर्सिटी डे होता है 22 मई को,
ये ध्यान रख लेना, उसी दिन ये थीम लॉन्च हुई थी, ठीक। और द प्रोजेक्ट टाइगर इज ए टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम, ये भी सही है। तो तीनों सही है, 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो टाइगर रिजर्व 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनाए गए थे, ठीक। तो जो पहला टाइगर रिजर्व था वो था कॉर्बेट, कहाँ है ये, उत्तराखंड में। ये पहला नेशनल पार्क भी था, पहला टाइगर रिजर्व भी था। अभी इंडिया में 58 टाइगर रिजर्व हैं, ये ध्यान रख लेना, मई 2025 तक। अब देखो टाइगर रिजर्व के बारे में फिर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो ग्लूकागॉन की बात हुई है, ठीक। ग्लूकागॉन किससे रिलेटेड है, और वैसोप्रीन, प्रोजेस्टेरॉन, कैटेकोलामाइंस, ये ठीक, इनके बारे में जानते हैं। देखो इससे पहले कुछ जानने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखो जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज क्या है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या हुआ, ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन इसलिए है क्योंकि ये हॉर्मोन्स निकलते हैं, ठीक, इसलिए एंडोक्राइन है। एक्सोक्राइन क्यों है, क्योंकि एंजाइम निकलते हैं, इसीलिए ये एक्सोक्राइन है, ठीक। अब देखो पैनक्रियाज क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब जो है पैनक्रियाज बना होता है आइसलेट ऑफ लैंगरहंस, ये ध्यान रखना। अब आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, पैनक्रियाज इतना छोटा है, आइसलेट ऑफ लैंगरहंस से बना है। इसके अंदर होती हैं लगभग 1 से 2 मिलियन, यानी कि 10 से 20 लाख की काउंटिंग होती है इनकी। तो अब जो आइसलेट ऑफ लैंगरहंस बने हैं, ये इनकी जो सेल्स होती है वो होती है, एक होती है बीटा सेल और एक होती है अल्फा सेल, ठीक। तो जो बीटा सेल है वहां से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन हार्मोन, ठीक, ये हो गया। अब देखो ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन करता है ये ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है, ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है, मेंटेन, ठीक। और ये काम क्या करता है, इसका काम होता है जो लीवर में स्टोर है, लीवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, इसको कन्वर्ट करता है, ये इसको तोड़ता है ग्लूकोज में। और दूसरा काम क्या है इसका, दूसरा काम है इसका एमिनो एसिड। एमिनो एसिड को क्या करता है, ये एमिनो एसिड को बनता है, एमिनो एसिड से भी ये ग्लूकोज बनाता है, ये हो गया। अब एमिनो एसिड क्या होते हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस होते हैं एमिनो एसिड। तो ये हो गया। अब देखो यहां पे लीवर की बात हुई, लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है कौन, ग्लूकागॉन। अब जो लीवर की सेल होती है उनको बोलते हैं हेपेटोसाइट, और जो इसकी स्टडी होती है उसको बोलते हैं हेपेटोलॉजी, ठीक। अब देखो, अब फिर से टॉपिक में आते हैं। अब देखो यहां पे क्या है, ग्लूकागॉन क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को भी ग्लूकोज में बदलता है और एमिनो एसिड को भी ग्लूकोज में बदलता है, ठीक। अब देखो अगर जो ब्लड का शुगर है, मतलब ब्लड में घुला हुआ जो शुगर है, अगर वो बढ़ गया, नॉर्मल जितना होता है उससे बढ़ गया, तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक। ये देखो लेफ्ट साइड में देखो हाइपरग्लाइसीमिया। अब हाइपरग्लाइसीमिया ये ग्लाइकोजन को, तो जैसे ब्लड शुगर बढ़ गया तो हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं इसको, ठीक। तो इसीलिए जो ग्लूकागॉन है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखो ग्लाइकोजन को भी ग्लूकोज में तोड़ रहा है और एमिनो एसिड को भी ग्लूकोज में तोड़ रहा है, तो ग्लूकोज की मात्रा तो बढ़ेगी। अब यहां पे क्या होता है, देखो अगर बॉडी की सेल्स में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो जाहिर सी बात है ब्लड शुगर बढ़ेगा,
ठीक है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए होता क्या है, अब इसको कंट्रोल करने के लिए आता है यहाँ पे इंसुलिन। इंसुलिन को बुलाओ, ये कंट्रोल करेगा किसको, ग्लूकोज को। तो जो इंसुलिन होता है इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन किसको बोलते हैं, ग्लूकागोन को। और हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन किसको बोलते हैं, इंसुलिन को। तो ये ध्यान रखना। अब ये क्या करता है, इंसुलिन करता है जो भी ये ब्लड का शुगर है, ब्लड शुगर इसको कम करता है, ब्लड शुगर को कम करता है। ठीक, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को मैनेज करता है, जो ब्लड में है उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को मैनेज करता है कौन, इंसुलिन। अब कैसे मैनेज करता है, ये करता है जैसे लीवर में जो ग्लाइकोजन था उसको ग्लूकोज में कौन तोड़ रहा था, ग्लूकागोन। अब जो ये है ये करता है ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन कहां स्टोर्ड होता है, लीवर में। देख रहे हो इनकी प्रोसेस। तो ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। ठीक, और ग्लूकोज को फैट के रूप में भी कन्वर्ट करता है। इंसुलिन क्या करता है, जो ग्लूकोज है इसको फैट के रूप में भी कन्वर्ट करता है, फैट के रूप में भी कन्वर्ट करता है। ठीक, तो यहां पे देखो अब इंसुलिन का काम क्या हो गया, जो इंसुलिन है इसका काम क्या हो गया, ग्लूकोज को बदलता है ये ग्लाइकोजन में, नहीं ग्लूकागोन में, ग्लूकागोन, ये ध्यान रखना, ग्लूकोज को बदलता है ग्लूकागोन में, नहीं सॉरी, ग्लूकोज को बदलता है ये ग्लाइकोजन में। अब ये नाम एक से रखते हैं तो थोड़ा सा इनका कभी कभी प्रोनाउंसिएशन सेम जैसा हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज को बदलता है जो ग्लाइकोजन है उसमें बदलता है ग्लाइकोजन। ठीक, ग्लूकागोन तो हार्मोन है, ग्लूकोज को बदलता है ग्लाइकोजन में कौन, इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी हो गई। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अगर इंसुलिन कम हो गया तो जो ब्लड शुगर है, ठीक है, तो ब्लड शुगर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। अगर ब्लड शुगर बढ़ गया तो यहां पे हो जाता है हाइपरग्लाइसीमिया, यहां पे हो जाता है हाइपरग्लाइसीमिया, ये ध्यान रखना। हाइपरग्लाइसीमिया जो यहां पे देखा था हमने, हाइपरग्लाइसीमिया कब, जब ब्लड शुगर बढ़ गया। तो अब इसको क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर बढ़ेगा तो इसी को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, अब तो यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस होता है। अब टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज में देखो पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होंगी, ठीक है, पैनक्रियाज की जो बीटा सेल है वो इंसुलिन बनाती है, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज जिसको होगा वहां पे इंसुलिन नहीं बना पाएंगी। अगर इंसुलिन नहीं बना पाया तो ग्लूकोज क्या होगा, बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर नॉर्मल से बढ़ जाएगा। अब टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है, पैनक्रियाज की जो बीटा सेल हैं ये तो क्या बनाती हैं, ये तो इंसुलिन का निर्माण करती हैं, लेकिन इंसुलिन का सही यूज नहीं हो पाता है, इसका यूज नहीं हो पाता है, तो टाइप 2 डायबिटीज होता है इंसान को। ठीक, तो यहां पे ध्यान रखना, ये सारी चीजें काम की थी, थोड़ा सा देख लेना। ठीक, तो ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकागोन हार्मोन है, जो ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को जो लीवर में स्टोर्ड होता है, ग्लाइकोजन को बदलता है ग्लूकोज में, और इसी का उल्टा होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है कौन, इंसुलिन हार्मोन। ठीक, तो ये समझ आया होगा। तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस की जो सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, अल्फा सेल से निकला ग्लूकागोन, बीटा सेल से निकला इंसुलिन हार्मोन, ये ध्यान रखना। ठीक, अब तो देखो, अब बढ़ते हैं हम दूसरे ऑप्शन की तरफ। देखो यहां पे उसको समझने से पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो एड्रिनल ग्लैंड होती है, किडनी के पास होती है, ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, किडनी के पास होती है, एक पेयर होता है इसका, एक जोड़ा होता है। अब तो एड्रिनल जो ग्लैंड है इसमें टिश्यू होते हैं, 2 टिश्यू होते हैं जिनको बोला जाता है कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स, अंदर वाला एड्रिनल मेडुला।
तो आप देखो एड्रिनल मेडुला की अगर हम बात करें तो एड्रिनल मेडुला से निकलता है एड्रिनालिन, इसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। और इसको जो दूसरा हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं नोराएड्रेलिन, और इसको दूसरा नाम है इसका नोरा एपिनेफ्रिन, नोरा एपिनेफ्रिन। तो ये हो गया। एड्रिनल मेडुला किसका पार्ट है? एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है। एड्रिनल ग्लैंड दो टिश्यू से मिलकर बना होता है, कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला से दो हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है एड्रिनालिन और दूसरा निकलता है नोराएड्रेलिन, ठीक है। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? कैटेकेलोमाइंस, ये ध्यान रखना, कैटेकेलोमाइंस इन दोनों को बोलते हैं, एड्रिनालिन प्लस नोराएड्रेलिन को। अब यहां पे देखो थोड़ा सा और बात करते हैं। तो देखो दोनों जो ये हार्मोन होते हैं, ये दोनों जो भी हार्मोन हैं, कौन कौन से? एड्रेनालिन और नोराएड्रेलिन, ये क्या करते हैं? ये एक्टिव होते हैं कब? स्ट्रेस के टाइम पे, ठीक है। इमरजेंसी जब होती है शरीर को, जैसे जैसे क्या? लड़ाई, ठीक है। खतरे के टाइम पे जब लड़ाई होती है, यानी कि फाइट, जब डर लगता है तब फेयर, ठीक है। तो ये हो गया। और खतरे के टाइम पे ये एक्टिवेट हो जाते हैं। कैसे पता चलेगा? आपके शरीर पे स्वेट, पसीना आने लग जाएगा, जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, ब्रीथिंग जो सांस लेते हो वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्या होगा? अब देखो इमरजेंसी के टाइम पे मान लो आपकी लड़ाई हो गई, तो लड़ाई होने के टाइम पे क्या होगा? जो एनर्जी मसल को चाहिए होगी, ठीक है। तो मोर ऑक्सीजन टू मसल, तो मसल को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ठीक है। ये हो गया। और क्या हो जाएगा? और स्लो, डाइजेशन स्लो हो जाएगा, क्योंकि सारी एनर्जी अगर डाइजेशन में लग गई तो फिर भाई इमरजेंसी से कैसे निपटोगे? तो स्लो डाइजेशन हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मोर ऑक्सीजन टू मसल, ये सारी चीजें समझने का प्रयास करो। वैसे समझ आ ही रहा होगा, ठीक है, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। तो अलर्टनेस बढ़ जाती है कब? जब स्ट्रेस होता है, इमरजेंसी होती है। कौन से हार्मोन एक्टिवेट होते हैं? एड्रिनालिन और नोराएड्रेलिन, जिनको मिला के क्या बोलते हैं हम? कैटेकेलोमाइंस। ये हो गया। अब देखो ये तो समझ आ गया होगा, जैसे आपने गूज बम्स भी सुना होगा, उस टाइम पे भी एक्टिव होते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब यहां पे हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। देखो एड्रिनल मेडुला की बात करी हमने, एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं उनको बोला जाता है कॉर्टिकॉइड्स। ये नीचे लिखा तो है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। अब देखो जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करे उसको बोलते हैं ग्लूकोर्टिकॉइड्स। ये क्या करते हैं? कार्ब्स, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म करते हैं, मेटाबॉलिज्म। और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं? ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाते हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, ठीक। अब देखो यहां से ये जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है इससे निकलता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहां से निकलता है? मिनरल कॉर्टिकॉइड से, ठीक। तो ये क्या करता है? इसका काम क्या होता है? ये करता है रीनल ट्यूब्यूल्स, इन पे रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है, रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है। Na+ एंड वाटर, इनको क्या करता है? ये इनको रीएब्जॉर्ब करता है। कौन? एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और एक्सक्रीट करता है K+ पोटेशियम आयन प्लस फॉस्फेट आयन, इनको एक्सक्रीट करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। देखो यहां पे रीएब्जॉर्प्शन जब बताया था पीसीटी में होता है और लूप ऑफ हेनले,
लूप ऑफ हेनले। ठीक, देखो जो बताया था कल वाली क्लास में, क्या बताया था, जो पीसीटी और लूप ऑफ हेनले, इन पे क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, तो यहां पे देखो तो एल्डोस्टेरोन की हमने बात कर ली थी, ये रीनल ट्यूब्यूल्स पे रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब और कुछ है इस पे बात करने जैसा? चलो ये तो हो ही गया। तो एड्रिनल ग्लैंड वाला भी, ये कैटेकोलामाइंस वाला पार्ट भी हो ही गया है। ठीक है, अब यहां से देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या होता है, एक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स हार्मोन भी निकलता है। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स हार्मोन। अब इससे क्या होता है, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड हार्मोन है, इससे जैसे प्यूबर्टी में, मेनली फीमेल्स में, ठीक है, प्यूबर्टी यानी कि यौवनारंभ, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, जो प्यूबिक हेयर होते हैं उनके ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, एक्सियल हेयर, एक्सियल हेयर मतलब जो बगल के बाल होते हैं उनके लिए ये जिम्मेदार होता है। और फेस पे भी बाल आ जाते हैं तो उनके लिए भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये जो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड हार्मोन है उसके कारण ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो हो गया ये। तो देखो अब हम कुछ और डिस्कस करें। देखो एक और था इसमें एग्जांपल, वैसोप्रेशन। वैसोप्रेशन, इसके बारे में बात करते हैं। देखो जो वैसोप्रेशन है, वैसोप्रेशन, इसको समझना ध्यान से, ये भी हार्मोन है। अब ये बनता कहां है, ये बनता है हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस, जो हमारा मस्तिष्क है उसका पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे बाद में। देखो हाइपोथैलेमस और रिलीज होता है, बना कहां, वैसोप्रेशन हार्मोन हाइपोथैलेमस में, और ये रिलीज होता है, रिलीज होता है पिट्यूटरी, ये होता है, रिलीज होता है न्यूरो हाइपोफिसिस, ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट, न्यूरो हाइपोफिसिस, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है कौन, न्यूरो हाइपोफिसिस। यहां पे रिलीज होता है यहां पे रिलीज होता है वैसोप्रेशन हार्मोन, जिसको कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस। तो न्यूरो हाइपोफिसिस ये किसका पार्ट है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट। अब देखो यहां पे क्या होता है, ये न्यूरो हाइपोफिसिस में जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो तो एक तो हो गया वैसोप्रेशन, वैसोप्रेशन हार्मोन, और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये हुआ। अब देखो यहां पे जो वैसोप्रेशन हार्मोन है इसको एक नाम और बोलते हैं, इसको एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी वैसोप्रेशन हार्मोन को बोला जाता है। अब यहां पे देखो पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करी थी, तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया ये न्यूरो हाइपोफिसिस जिस पे रिलीज होते हैं कौन कौन से हार्मोन, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया न्यूरो हाइपोफिसिस और दूसरा है एडी हाइपोफिसिस, एडी हाइपोफिसिस, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ये पार्ट होते हैं, लगभग 25% पिट्यूटरी ग्लैंड इससे बनती है और जो ये वाला पार्ट होता है ये लगभग 75% होता है। तो ये हो गया। अब एक और यहां पे हार्मोन था प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन ये क्या होता है, ये होता है फीमेल सेक्स हार्मोन,
फीमेल सेक्स हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, और एक और होता है फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन। ठीक, तो यहां पे देखो, अब समझने का प्रयास करते हैं। देखो, ओवरी होती है फीमेल्स में, ओवरी यानी कि अंडाशय, ये क्या है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओवरी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, इससे भी हार्मोन निकलते हैं। ठीक, अब देखो ओवरी क्या होता है, फीमेल्स पे होती है, ये है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक, यहां से दो हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन से, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब देखो, जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, जो ओवरी होती है, ठीक, ओवरी से निकलता है क्या, ओवरी से निकलता है ओवम, यानी कि अंडाणु, अंडाशय से निकला अंडाणु। तो ये क्या करता है, ये ओवेरियन फॉलिकल होता है, जो ओवेरियन फॉलिकल होता है उस पे फटता है, फटा, ब्रस्ट हुआ, पार्ट ऑफ ओवरी है, ओवरी का पार्ट है ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, इस पे फटा कौन, ओवम, जो निकला है ओवरी से, कब, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है। ठीक, अब ये खाली हुआ, ओवेरियन फॉलिकल फटा तो ये खाली होगा, तो जो ये खाली कूप जैसी बनती है इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक, ये ध्यान रखना। और कॉर्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन निकलता है उसको भी बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो ये था, ये ध्यान रख लेना। देखो, अब हम जो क्वेश्चन पूछा था उस पे जाते हैं तो ज्यादा अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो, ग्लूकागोन किससे रिलेट है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। समझ आया, ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये था, अभी हमने पढ़ा था ग्लूकागोन, ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से रिलेट करेगा। जो एक कैटेकोलामाइंस है, ये किससे रिलेट करेगा, ये करेगा एड्रिनल मेडुला से। और कोटेकेलोमाइंस किससे मिलकर बने होते हैं, एक होता है एड्रिनलिन प्लस नोरा एड्रेलिन, उनको बोलते हैं कैटेकोलामाइंस। ठीक है, जो ये वैसोप्रेसिन है, कहां से निकलता है, ये कहां पे बनता है, हाइपोथैलेमस में। कहां पे रिलीज होता है, कहां पे रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट में, न्यूरोहाइपोथैसिस में। ठीक है, और जो प्रोजेस्टेरॉन है ये निकलता है कॉर्पस ल्यूटियम से। तो अब इसको अच्छे से समझ आ गया होगा ये वाला प्रश्न, है ना। तो देखना, काफी इंपोर्टेंट चीजें डिस्कस हो रही हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ग्लूकागोन 3, A3। बी क्या है, बी है एड्रिनल मेडुला यानी कि 4। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैसोप्रेसिन, न्यूरोहाइपोथैसिस। ठीक, और प्रोजेस्टेरॉन कहां से निकलता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो, ये सारी चीजें जो डिस्कस हुई हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से चीजें वन लाइनर फॉर्म में बनती हैं। तो बार बार सुनोगे तो ये टॉपिक, अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं बार बार इनको बताते रहूंगा। तो उससे क्या है, हो सकता है आपकी सब कॉन्शियस माइंड पे चले जाएं चीजें, समझे। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो, अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। विच ग्लैंड सीक्रेट ग्लूकागोन हार्मोन, अभी बताया था, कौन करता है, पिट्यूटरी नहीं कौन करता है, पेनक्रियाज, बिल्कुल पेनक्रियाज की जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। ठीक है, पेनक्रियाज बना होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, जिसपे होती हैं 2 सेल, अल्फा और बीटा, समझे। तो अल्फा सेल से क्या निकलता है, ग्लूकागोन क्या करता है, मेंटेन ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन क्या करता है, ये करता है ग्लूकोज
जो बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज हो गया तो उसको बदलता है ये ग्लाइकोजन में। और नहीं, हाँ, ग्लाइकोजन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। और ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकागोन हार्मोन बदलता है ग्लाइकोजन को, जो लीवर में स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन, नहीं, हाँ, ग्लाइकोजन, इसको बदलता है ये ग्लूकोज में। ये ध्यान रख लेना, बार बार देखोगे तो चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन इसलिए है क्योंकि एंजाइम निकालती है, एंडोक्राइन इसलिए है क्योंकि हार्मोन निकलते हैं। अब जो पेनक्रियाज है ये बना होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि अल्फा सेल और बीटा सेल से मिलकर बनी होती है। तो बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है अल्फा सेल से। तो जो ग्लूकागोन है ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर्ड होता है, लीवर में। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लूकागोन में नहीं ग्लाइकोजन में बदलता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ प्लांट हार्मोन। ठीक है, प्लांट हार्मोन, एड्रेनालिन अभी पढ़ा था, किडनी के ऊपर, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये सारी चीजें पढ़ी थी, है ना। तो जो एड्रिनल मेडुला है उससे क्या निकलता है, एड्रिनल मेडुला से निकलता है एड्रेनालिन और नोराएड्रेनालिन, जिनको मिला के क्या बनता है, कैटेकोलामाइंस। ठीक है, एड्रेनालिन प्लस नोराएड्रेनालिन, इनको बोलते हैं क्या, कैटेकोलामाइंस। तो ये होता है, तो ये वाला ऑप्शन यही नहीं है फिर प्लांट हार्मोन। ठीक है, ऑक्सिन क्या करता है, ये भी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन होगी तो ग्रोथ होगी। जिब्रेलिन भी क्या करता है, ये भी ग्रोथ करता है, ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। तो ऑक्सिन क्या होता है, जैसे अगर प्लांट है, प्लांट अगर सन की लाइट में अगर उस पर पड़ लिया तो ये सन की लाइट की ओर इसकी वृद्धि होती है, इसके रूट मतलब जो इसके तने होते हैं वो उस साइड में बढ़ते हैं। तो ऑक्सिन हो गया, ये भी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है प्लांट हार्मोन में। साइटोकाइनिन ये भी प्लांट हार्मोन है, जिब्रेलिन ये भी प्लांट हार्मोन है। और तीनों क्या है, तीनों करते हैं ग्रोथ। देखो यहाँ पे आ ही गया ये, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ। ग्रोथ को प्रमोट कौन करता है, ऑक्सिन करता है, जिब्रेलिन करता है, साइटोकाइनिन करता है, एब्सिसिक एसिड ये नहीं करता है, ये भी प्लांट हार्मोन है लेकिन ग्रोथ नहीं करता है। ठीक है, ये विल्टिंग के लिए जिम्मेदार है, विल्टिंग ऑफ लीव्स, जो पत्तियां होती है ना झड़ जाती हैं, वो एब्सिसिक एसिड के कारण ही झड़ती है। तो इसमें से कौन कौन से हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बी, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया। देखो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द इनिशियल फिल्ट्रेट। इस पे निकलता है, देखो ग्लूकोज को भी ये रीअब्सॉर्ब करता है, एमिनो एसिड को भी करता है, सॉल्ट को भी करता है, वाटर को भी करता है। तो इसके आंसर तो हो गए 1 2 3 4। अब ये जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ये कहां पे होता है, ये होता है पीसीटी में। देखो कल की क्लास में बताया था, देखो ब्लड विथ वेस्ट, ये किडनी में आया, किडनी से नेफ्रॉन में जाता है, नेफ्रॉन में होता है फिर फिल्ट्रेशन, कहां पे होता है, ग्लोमेरुलस टू बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या है, ये ब्लड वेसल का छल्ला टाइप का, इसके बाहर क्या है, ये बोमेंस कैप्सूल, कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पे होता है इनिशियल फिल्ट्रेशन होता है। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, पीसीटी में। ठीक, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होता है। और लूप ऑफ हेनले, देखो पीसीटी और डीसीटी, डीसीटी ये हो गया, पीसीटी और डीसीटी में क्या हो गया, इनके बीच में हो गया ये लूप ऑफ हेनले, यहां पे होता है रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन में ये सॉल्ट भी रीअब्जॉर्ब करता है जो भी चाहिए होते हैं शरीर को, एमिनो एसिड भी करता है, वाटर भी करता है, और ये ग्लूकोज को भी करता है, जो भी रीअब्जॉर्प्शन चाहिए। सीक्रेशन क्या होता है, जो नहीं चाहिए। अभी पढ़ा था ना, एल्डोस्टेरोन हार्मोन था जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स था,
तो वो क्या करता है, वो एक्सक्रीट करता है K प्लस पोटेशियम आयन और फॉस्फेट आयन को, तो ये सीक्रेशन वहीं पे होता है, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन करता है एल्डोस्टेरोन कहाँ पे, रीनल ट्यूब्यूल्स, यहीं की बात चल रही थी वो। तो Na प्लस सोडियम आयन और वाटर को करता है, अभी पढ़ा था, ठीक है। तो ये देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चीजों को रिलेट करोगे तो आसान रहेगा। तो सीक्रेशन हो गया K प्लस और फॉस्फेट आयन का, फिर यूरिन फॉर्म्ड होता है, ठीक है, ये जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट के बाद वो कहाँ जाता है, वो जाता है कलेक्टिंग डक्ट के बाद जाता है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस अगर मैंने यहाँ पे, हाँ देखो, कलेक्टिंग डक्ट के पास गया ये वाले पार्ट में, रीनल पेल्विस, ये पार्ट होता है मेडुला का, ठीक है। मेडुला ये अंदर वाला पार्ट है, कॉर्टेक्स ये बाहर वाला पार्ट है किडनी का, समझे। अब जहाँ पे जो ये मेडुलरी पिरामिड है, ये क्या है, ये कोनिकल शेप्स जो है इनको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, इनके बीच में जो होता है इसको बोलते हैं रीनल कॉलम, ये ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पे रीनल जो कलेक्टिंग डक्ट में जो यूरिन फॉर्मेशन हुआ है, कलेक्टिंग डक्ट में गया ये, वहां से ये इसके अंदर की बातें चल रही थी, सोचो ये किडनी है, इसके अंदर की बातें चल रही है। अब वो यूरिन यहाँ पे आया रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस के बाद वो कहाँ गया, यूरेटर। यूरेटर देखो ये लेफ्ट वाले डायग्राम में, यूरेटर ये पाइप जैसी है पतली पतली, ठीक है। यूरेटर में आया, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा यूरिन, और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ये था यहाँ पे, तो इसका आंसर कर ही दिया था हमने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन सेल्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। एनारोबिक ब्रेकडाउन हो रहा है, हमने ये पढ़ा था रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसमें सेल जो है ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करती है, ठीक है। सेल जो है ग्लूकोज को तोड़कर क्या करती है, ऊर्जा प्राप्त करती है। अब ये ग्लूकोज के टूटने के अलग अलग है, एक है एयरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एयरोबिक रेस्पिरेशन। अब एयरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या होता है, इसमें जो ग्लूकोज होता है, इसमें जो ग्लूकोज होता है वो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है इसका, तो पायरुवेट बनता है, पायरुवेट प्लस एनर्जी बनती है, ठीक है, एनर्जी बनती है। और फिर ये जो पायरुवेट है ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इसको, इसमें बनते हैं 3080 एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये होता है, इसीलिए जो एटीपी है इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी के फॉर्म में एटीपी बनता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक हो गया। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, इसमें H2O प्लस CO2। अब ये बात थी किसकी, ये बात थी एनारोबिक रेस्पिरेशन की। अब हम बात करेंगे नहीं, ये थी एयरोबिक रेस्पिरेशन की बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनारोबिक। जो एयरोबिक रेस्पिरेशन है ये, इसमें ऑक्सीजन की मतलब जरूरत होती है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है O2 की अब्सेंस में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में यीस्ट, देखो ये बनता है सिर्फ, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये साइटोप्लाज्म से शुरू हुआ था और माइटोकॉन्ड्रिया पे खत्म हो गया था। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है सिर्फ ये साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और यहाँ पे देखो एक होता है क्या, एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो टूटता है पायरुवेट में, ठीक है। और पायरुवेट फिर बाद में बनता है एथेनॉल प्लस CO2 और एनर्जी, 2 ATP के फॉर्म में, ठीक। ये होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन था। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो टूटता है पायरुवेट में और ये फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, प्लस एनर्जी बनती है, इसमें भी 2 ATP, ठीक है। तो ये था, देखो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या बनता है, देखो यहाँ पे एनारोबिक ब्रेकडाउन में क्या बनता है, और ग्लूकोज में एथेनॉल बनता है। ये जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है उसमें एथेनॉल ही बनता है। लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ATP बनती है। तो इसके चारों ऑप्शन सही है,
ठीक, तो ये था। देखो पुराने लेक्चर अगर तुमने देखे होंगे तो उससे काफी कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है और रिवाइज होते रहता है वो। तो देखते हैं, देखो यहाँ यहाँ पे देखो, ये ग्लूकोज है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में टूटा। हमने बात करी थी पायरुवेट की, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ये क्वेश्चन आया था ना, पायरुवेट में कितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लस एनर्जी बनती है। अब देखो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यीस्ट में होता है, ये दिखता है तुम्हें, जो पायरुवेट है वो इथेनॉल में बदलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी बनती है, ठीक है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल में क्या बनता है, जो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, क्रैम्प वगैरह होने लग जाते हैं, तो वो सब इसी कारण होते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ये टेम्पररी है, तो ये लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है, ठीक। और देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनती है और एनर्जी बनती है। तो ये ध्यान रखना, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म से शुरू होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तक जाता है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होता है। पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, देखो वन लाइनर क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली पूछता है वो। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एड्रेलिन। देखो एड्रेलिन के बारे में अभी बताया था हमने, जो एड्रेलिन ग्लैंड हमने पढ़ी थी, कहाँ पे होती है, किडनी के ऊपर पड़ी होती है। ऐसे ही कुछ पढ़ा था, एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, फिर इसका जो पार्ट होता है और 2 टिश्यू होते हैं इसमें। देखो एड्रेनलिन के बारे में अभी हमने पढ़ा था, एक पेयर होता है इसका, ठीक है। और इसमें जो टिश्यू होते हैं वो होता है, एक होता है एड्रेनलिन कॉर्टेक्स और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मेडुला, एड्रेनली मेडुला। फिर हमने बात करी थी, फिर किसकी बात करी थी, फिर हमने ये जो एड्रिनल मेडुला है, इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन से, एड्रेनलिन एंड नोराएड्रेलिन, ठीक है। ये इन दोनों को मिला के क्या बनता है, कैटेकोलामाइंस, कैटेकोलामाइंस इन दोनों को मिलकर बोलते हैं। तो ये दोनों हार्मोन निकलते हैं, कब निकलते हैं, ये बनते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में निकलते हैं, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन में निकलते हैं जब स्ट्रेस होता है, ठीक। और जब भी मतलब खतरे के टाइम पे ये हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। जैसे लड़ाई हो रही है, डर लग रहा है, तो ये हार्मोन निकलेंगे, गूज बम्स निकल रहे हैं, तो इसमें अलर्टनेस बढ़ा देता है ये। कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन और नोराएड्रेलिन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखो इसके लक्षण कैसे पता चलता है, ये स्ट्रेस हो रहा है तो आपने देखा होगा जैसे हार्ट बीट, हार्ट रेट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, ब्रीथिंग, सांस तुम तेज तेज लोगे, जैसे किसी को डर लगती है, ठीक है, कोई घबराया हुआ होता है तो सांस ज्यादा लेता है, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट, ये सब इमरजेंसी सिचुएशन है, उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाता है ये एड्रेनलिन, ठीक है। और ये देखो अगर तुम्हारी लड़ाई हो रही है तो तुम्हारी जो एनर्जी है वो मसल को चाहिए, तो मोर ऑक्सीजन मिलती है, चाहिए किसको, टू मसल, ठीक है। और क्या होता है, स्लो हो जाता है क्या, डाइजेशन, ठीक, स्लो डाइजेशन हो जाता है। तो ये है, तब एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी का क्वेश्चन पूछा है इनने, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एड्रेनलिन, एड्रेनलिन से कौन कौन सा होता है, इंक्रीज द हार्ट बीट, बढ़ती है, मोर ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल, बढ़ता है, इंक्रीज सप्लाई टू ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं, ये स्लो हो जाता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ती है ना कि डिक्लाइन होती है, तो ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा सही है इसका, है ना। तो देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये मेडुला की बात करी थी हमने, कॉर्टेक्स से क्या होता है, कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं उनको कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये था। फिर जो ग्लूकोज, ये एक होता पढ़ा था हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है ना। ये एड्रेनलिन कॉर्टेक्स से निकलते हैं कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। अब उनमें अगर जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करे उसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाता है उसको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इसको लिख नहीं रहा हूं, लिखने में टाइम लगता है, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाती है, अभी बता रखा है, थोड़ा सा पीछे जाके देख सकते हो। तो ये हो गया। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, एसिड लेफ्ट बाय बी स्टिंग ऑफ हनी बी, मतलब मधुमक्खी के काटने से जो अम्ल बच जाता है उसको HCl बोलते हैं, नहीं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड HCOOH,
ठीक है। एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, ये इसमें H2 और SO4 से बने होते हैं, ये इसमें होता है वीनस, वीनस में H2SO4, एनसीईआरटी की डायरेक्ट उठाई गई लाइन है ये। ठीक है। एंटा एसिड क्या होते हैं? मेथेनोइक एसिड, नहीं ये एसिड होते ही नहीं है एंटासिड। आपने पढ़ा होगा जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। इनो सुना है ना? इनो क्या करता है जब एसिडिटी हो जाती है तो ये एसिडिक नेचर को कम करने के लिए ये बेसिक नेचर वाला पीते हैं। ठीक है। ये इनो जो होता है MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, सिर्फ एक सही है। एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस जो होता है वो H2SO4 इससे रिलेट करता है। तो यहाँ पे कौन सा पेयर सही है? ओनली वन पेयर इज करेक्ट, ओनली वन पेयर इज करेक्ट। तो ये हो गया कौन सा है? पहला। तो यहाँ पे देखो एसिड, एसिड की बात आई है तो हम कर लेते हैं। जैसे एसिड रेन कब होती है? जब पीएच जो होता है वो कम होता है 5.6 से। ठीक है। और दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है कब? जब 5.5 से मुंह का पीएच कम हो उससे। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था? ये हाँ 5.5 से कम हो जाए। ये एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन जो सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं H2SO4 प्लस, और बनाते हैं HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो एसिड रेन के फॉर्म में ये नीचे आते हैं। ठीक हो गया। और जो चींटी का डंक होता है, देखो फॉर्मिक एसिड जिसको बोलते हैं, मैथेनोइक एसिड भी बोलते हैं इसको, मैथेनोइक एसिड। ठीक है। ये होता है चींटी के डंक में भी होता है, ये चींटी का जो डंक है। ठीक है। तो इस पे अगर चींटी का डंक चींटी ने काट लिया है तो फिर डॉग प्लांट का यूज करते हैं। ये भी एनसीईआरटी में लिखा गया है कि डॉग प्लांट का यूज करेंगे तो वहां पे थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो ये थे तो आज के क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये पक्का बताना यार। ठीक है, थैंक यू।